हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और हफ्ते की इससे अच्छी शुरुआत हो नहीं सकती। जी हाँ, हालांकि शुरुआती जो सत्र देखने को मिला उसमें हमने देखा भारी उतार चढ़ाव, ऊपरी स्तरों से बाजार फिसलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद जो संभला है तो तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि आज उतार चढ़ाव का जो इंडेक्स है विक्स, उसमें हम देख रहे हैं करीब 11% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन इस समय बाजार में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। आज जो इंट्राडे हाई बना है वो है 22,575, 22,475 पे खुला, 22,575 ये आज का इंट्राडे हाई है और उसी के इर्द गिर्द 155 अंक ऊपर 22,574 का इस समय मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। अब महज 200 अंकों की दूरी रह गई है जब निफ्टी फिर से नया हाई लगाता हुआ दिखाई देगा। तो क्या बाजार अब नई ऊंचाई छूने के लिए तैयार हो रहा है और जो माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आज हम बात मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की करें, वहां पर ऐसी तेजी देखने को नहीं मिल रही है जिस तरह की रफ्तार लार्ज कैप शेयरों में देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें, 1417 शेयर ऐसे हैं जिनमें की बढ़त देखने को मिल रही है। 1029 शेयरों में इस समय दबाव देखने को मिल रहा है। सेक्टर कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, तो जिन सेक्टर में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है उसमें प्राइवेट बैंक लीड करता हुआ, खासतौर से आईसीआईसीआई बैंक के जो नतीजे आए हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंकों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और निफ्टी बैंक इस समय 0.25% ऊपर कामकाज करते हुए। पीएसयू बैंकों में भी अच्छी खरीदारी है, तो ये इस समय स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा गिरावट देखने को मिल रही है रियल्टी शेयरों में, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपके सवालों के जवाब तो दिए ही जाएंगे, साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये तेजी है या छलावा, यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह जी। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बाजार पर ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, आज की इस तेजी को कैसे देख रहे हैं सर? शुरू में तो लग रहा था कि हो सकता है बाजार संभल नहीं पा रहा है और ऊपरी स्तरों से हमने देखा कि एक बार दबाव बनता हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई है वो काफ़ी शानदार रही। कैसे देख रहे हैं इसे आप? विपुल जी, आज मैं सोच रहा था कि आप कुछ नए तरीके से शुरू करें, क्योंकि मार्केट पे तो हम चर्चा करते ही हैं, लेकिन आज सबसे पहले एक शेयर की शुरुआत करते हैं जिसको कि सबसे ज्यादा आपके प्लेटफॉर्म पे देखा गया है। उसका नाम है इरिडा। अगर बिल्कुल। बैक टीम उसको देख पाए, आज इरिडा ने अपने नए लेवल्स टच कर दिए, 184 के ऊपर निकला है। तो सबसे पहला सवाल तो आज आपको यही पूछने वाले हैं ज्यादातर लोग कि इरिडा में क्या करें, और आपको आज मैं सबसे पहले इसलिए इरिडा का अपडेट ही देता हूं। और विपुल जी, आप परमिशन दे तो मैं बिल्कुल बोलूं। बिल्कुल, अरे सर, पूरी पूरी। और इसको तो हम बजिंग में, हम आज मैंने शेयर को निकाल के रखा हुआ था और मुझे पता था कि इस पर आज काफ़ी सवाल आने वाले हैं और बजिंग में हम इसको जो है थंब भी इसी पर लगाएंगे। और काफ़ी सही कहा आपने बिल्कुल कि बहुत सारे सवाल आते हैं और सबसे ज़्यादा डिस्कशन जो है इस पर हुआ है। आप कंटिन्यू कीजिए सर। बिल्कुल। और इस समय देखिए, रेडा ने पीछे अभी रिजल्ट अपने अच्छे घोषित किए, दमदार मोमेंटम पे चल रहा है। तो आज की शुरुआत, पहला स्टॉक बाय के लिए अपसाइड टारगेट 210 रुपए, स्टॉप लॉस 162। तो आज बाय के कॉल से शुरू करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैंने इसको चुन चुन के स्टॉक में नहीं दिया है क्योंकि ये मोमेंट्री अपडेट है, इसलिए मोमेंट्री कॉल दे रहा हूं। तो यहां पर आप एक तो ये स्ट्रैटेजी लेकर चल सकते हैं। और इरडा में अभी बाइंग मोमेंटम रहेगा। 210 और 220 के लक्ष्य नोट कर लीजिए, बार बार मत पूछिए, 220 के लक्ष्य तक आएगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेड में। निफ्टी की बात हो रही है और ऑप्शन ट्रेड की बात ना हो तो मजा नहीं आएगा। निफ्टी का देखिए, ट्रेंड अप है या डाउन है, इसको मैं अभी एक बार को इग्नोर करता हूं, मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय स्ट्रैटेजी जो बन रही है उसमें बन रही है सेकंड में की 22,000 की 500 की कॉल। स्क्रीन पर नोट करके डाल लीजिए, इस समय चल रहा है 177। और सेम 22,750 की पुट चल रही है 180 रुपए। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान ये रखना है कि इन दोनों में जैसे ही पहले, जो भी पहले 200 के आंकड़े को छूता है, जैसे ही 200 का आंकड़ा छूता है वहीं पर बाय कर लीजिएगा। और टारगेट क्या रखेंगे? 235 रुपए का लक्ष्य। स्टॉप लॉस कितना रखेंगे? सिर्फ 25 रुपए का। तो जब तक 200 के ऊपर नहीं, तब तक कोई यहां पर कोई ट्रेंड नहीं, कोई फ्रेंड नहीं। 200 के ऊपर जो भी पहले निकल जाए, फिर से रिपीट कर देता हूं, 22,500 की कॉल और 22,750 की पुट। अभी जो प्राइस चल रहा है उसको नोट कर लीजिए। दोनों, जब भी 200 के ऊपर कॉल निकले, 200 के नीचे ऊपर पुट निकले, जो भी पहले निकल जाए उसी को, एक को बाय करना है, दोनों बाय नहीं करना है, एक को बाय करिएगा और
₹35 का पहला लक्ष्य, स्टॉप लॉस ₹25 का। तो ये बोनस स्ट्रेटजी के साथ आज की शुरुआत। चलिए, तो आज की शुरुआत थोड़ी अलग तरीके से काफ़ी शानदार कॉल के साथ की गई है। बाजार पर भी आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी बता दी गई। इरडा पे 210 के लक्ष्य के लिए, 220 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आज मोमेंटम में है, लेकिन ये मोमेंटम अभी और ज़्यादा कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है, ये मानना है रवि जी का। चलिए, और अब बहुत सारे दर्शक जो है, अभी रवि जी की बात खत्म नहीं हुई और 550 से ज़्यादा, 550 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से। और बाकी फेसबुक और हमारे बाकी जो प्लेटफॉर्म पर, जो जहाँ पे हम ऐप पर जो है लाइव जा रहे हैं, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे ही आप लोग इस लिंक को आगे बढ़ाते रहिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, चाहे परिवार का हो, ऑफिस का हो, दोस्तों का हो, वहाँ पे आप लिंक भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की पहुँच सके। चलिए, इस बीच राजीव जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं मंडे आया, इंतज़ार खत्म हुआ, रवि सर और विपुल जी को की संजीवनी जोड़ी आ गई है। विपुल जी, रवि जी से गाइडेंस दिलवा दीजिए एनबीसीसी के ऊपर। 286 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर, ₹133.35 के भाव पे, और कह रहे हैं नज़रिया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का ही है। तो ये स्पष्ट है कि ये बहुत लंबा समय नहीं रुकना चाह रहे हैं। एनबीसीसी के शेयर लिए हुए हैं ₹133 पे, अभी 143 है, 5% ऊपर। काफ़ी शानदार मूव एनबीसीसी, इस पर भी काफ़ी सवाल आते हैं सर, और आज काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, ₹10 पर शेयर मिल रहे हैं। क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें, या फिर आपको लगता है कि अभी होल्ड करके रखना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, एनबीसीसी, एनएमडीसी, एनसीसी, इन सब का जब नाम लेते हैं तो हमेशा प्रॉफिट बड़ा देखिए। ₹143 चल रहा है, प्रॉफिट अभी आ रहा है, बढ़ने देंगे। ₹155 का लक्ष्य यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ से और 5% बढ़ने वाला है। तो जल्दबाजी किस बात की है? मुझे लगता है थोड़ा वेट करिए, स्टॉक को बढ़ने दीजिए। अब इन लेवल्स पर 140 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो डाल लीजिए, लेकिन ये इंट्राडे का स्टॉक नहीं है, इसको रखिए सर। अभी दौड़ चालू हुई है, 140 के नीचे जाए तो पूरा बुक कर लीजिए, नहीं तो 155 के आसपास। 155 ये लक्ष्य आपके लिए राजीव जी निकल के आ रहा है। तो अभी आप बने रहिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो बने रहिए यहाँ पर। चलिए, अनुराग पी वालिया जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, रवि जी, आपको बार बार परेशान करता हूँ। अरे नहीं सर, कह रहे हैं वारी रिन्यूएबल के बारे में जानना चाहते हैं। 10 शेयर इनके पास हैं, 2748 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। क्या इसको 5 साल के नज़रिए से रख सकता हूँ? मार्गदर्शन करें। वारी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भाव इस समय देखने को मिल रहा है, ये शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन आपने बहुत ऊपर लिया है सर। अब आज तो लोअर सर्किट लगा हुआ है 5% का, आपके 2700 के ऊपर की खरीद है, अब 2600 का भाव आ गया है। अब रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, ये तो अब पूछते हैं रवि जी से। लेकिन अगर हम पिछले शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी रैली आ चुकी है सर। 6 महीने के अंदर 846 गुना, तो 846% तो रिटर्न ये दे चुका है, और इन्होंने बिल्कुल पीक पर जाकर के खरीदारी की है। क्या सलाह रहेगी? 5 साल हालांकि ये होल्ड कर सकते हैं, 1 साल में 1317% का रिटर्न। रवि सर, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए विपुल जी, आपने सारी जो है वो व्यथा बता दी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने, पहली बात है, बहुत हाई पे खरीदा, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक में लिक्विडिटी भी काफी कम है, और बहुत ज्यादा अग्रेसिव वॉल्यूम भी नहीं है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फंस गए आप अब। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार एग्जिट कर लीजिए, छोटा मोटा नुकसान हो रहा है उससे एग्जिट कर जाइए। 5 साल के नजरिए के लिए ये स्टॉक नहीं है। अगर खरीदना है, अगर 800% चल चुका है तो बिल्कुल नहीं है, 100% चला है तो भी उम्मीद नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है एग्जिट। एग्जिट सर, जो आपको नुकसान हो रहा है उसको ₹100, ₹125 का, उसको एक बार बुक कर लीजिए, वरना ये 100-125 का नुकसान जो है काफ़ी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें रैली आ चुकी है। तो इसलिए नुकसान बुक करने की सलाह रहेगी। बाकी कहाँ पे निवेश करना है वो आप आगे प्रश्न पूछिएगा, या फिर चुन चुन के सेगमेंट दिखेगा, वहाँ पर आपको स्पष्ट राय मिल जाएगी। प्रतीक अग्रवाल जी का सवाल ले लेते हैं, कह रहे हैं हेलो विपुल जी। हेलो सर, कैसे हैं? कह रहे हैं कि नमस्कार, आई हैव एयरकॉन। चलिए, एयरकॉन के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 300 शेयर इनके पास हैं ₹250 के भाव पर, और 2-3 शेयर तो ऐसे फेवरेट हो गए हैं कि वो उस पर सवाल आते ही आते हैं। उसमें से एक ये भी है, 250 पे लिए, ₹256.65 का भाव, यानी 6-6.5 रुपये इनको यहाँ पर मुनाफा यहाँ पर हो रहा है। पिछले एक महीने में करीब 12-13% के आसपास की रैली देखने को मिली है। काफ़ी अच्छे अच्छे रिटर्न यहाँ पर लोगों को कमा के दिए हैं सर। हालांकि इन्होंने भी थोड़ा ऊपर ही लिया है, लेकिन क्या करना चाहिए? अभी एयरकॉन के अंदर 6-7 रुपये का मुनाफा हो रहा है। मुनाफा बढ़ने दीजिए, 280 के लक्ष्य तक आइए, और अभी तो यहाँ पर अपवर्ड मोमेंटम चालू हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि
इंट्राडे जो ट्रेड कर रहे हैं वो भी 251 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, और इमीडिएट टारगेट 265 रुपए का है, तो मौका है, छोड़िए नहीं, पकड़ के रखिए। अपसाइड 280 के आसपास के लक्ष्य तो आसानी से दिखाई देंगे। काटने की क्या जरूरत है, अगर बुक करना ही है तो एक बार 266 270 के आसपास आता है तो पार्शियल थोड़ा बुक करिएगा। लेकिन अभी के लिए फ्रेश अपॉर्चुनिटी इंट्राडे ट्रेडर के लिए भी बनती नजर आ रही है 251 के स्टॉप लॉस से। टारगेट 268 रुपए और 270। 268 270 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह निकल करके आती हुई। सबिया सैयद जी का सवाल आया है और कह रही है, हाय विपुल सर, रवि सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। कह रही है सर आज रवि सर से आंसर दिला दें प्लीज़। परसिस्टेंट सिस्टम के ऊपर इनका सवाल कई दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है सर। परसिस्टेंट सिस्टम के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं 3975 पे और कह रहे हैं कि मैं 6 महीने और 1 साल तक होल्ड कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लक्ष्य क्या देखने को मिल सकते हैं। तो परसिस्टेंट शेयर की अगर हम बात करें सिस्टम की, तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो है 3385 के आसपास। आज 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और इन्होंने लिया हुआ है 3975 पे, तो यहाँ ठीक ठाक नुकसान में है। साल भर का इनका नज़रिया ज़रूर है, लेकिन अभी तो नुकसान में है। पिछले 1 महीने में 15% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। क्या सलाह रहेगी सर, परसिस्टेंट सिस्टम में नुकसान में काफ़ी है। देखिए, 1 साल का लक्ष्य है इसका 2500 रुपए का, तो 2500 पे रहेगा। अब लॉस थोड़ा और बढ़ेगा, और आप लोग शायद सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आईटी स्टॉक्स को छोड़ दीजिए। पिछले 6 महीने 8 महीने में अगर कोई आईटी स्टॉक बाय बताया हो तो वो विपुल जी बता सकते हैं कि मैंने अगर कभी रिकमेंड किया हो। दूसरा, अभी 2-3 वीक पहले ही मैं जब डिस्कशन हो रहा था उसमें एक और काउंटर से मैंने एग्जिट किया, उसका नाम है प्रॉपर्टीज के शेयर। और मुझे ऐसा लगता है कि आज आप प्रॉपर्टीज में भी वो चमक धमक कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल परसिस्टेंट पे 2500 के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा परेशान मत होइए, 500 रुपए 700 रुपए का लॉस बुक कर लीजिए, नहीं तो आप साल भर रखिए, 5 साल रखिए, पैसा आपका बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्ट्रैटेजिक रहिए, स्टॉक से प्यार मत करिए, स्टॉक के प्रॉफिट से प्यार करिए। बिल्कुल। तो ये आपके लिए राय है सबिहा जी, यहाँ पे लॉस बुक कर लीजिए आप, वरना आप फिर इतने समय तक होल्ड करेंगी, उसके बाद जा करके और बड़ा लॉस बुक करेंगी। उससे अच्छा ये कि एक बार मान लीजिए गलती हो गई, किसी दूसरी जगह पैसे लगाइए, हो सकता है इस नुकसान की भरपाई आपकी हो जाए। चलिए, बाल मुकुंद मौर्य जी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके। बाल गोविंद, माफ़ कीजिएगा। बाल गोविंद जी नमस्कार। जी सर, नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं सर आप? हम बहुत अच्छे हैं मौर्य जी, आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हम सर संत कबीर नगर जिले से बोल रहे हैं सर, गोरखपुर के बगल का जिला। अरे बस बस, हम जानते हैं सर, बस्ती के पास जो है संत कबीर नगर जो जी है सर, पड़ता जी है। सर, जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर राजकीय विद्यालय सिद्धार्थ नगर में टीचर हूँ। अच्छा, सिद्धार्थ नगर में, नौगढ़ के अंदर? जी सर, जी सर। प्रॉपर हम संत कबीर नगर के ही रहने वाले हैं सर। और अच्छा। सर तो IDFC फर्स्ट बैंक का हाँ 500 शेयर सर हम 84 के रेट से लिए हैं, और नजरिया सर हमारा 1 से 2 महीने का ही है। 1 से 2 महीने का नज़रिया है। IDFC जी फर्स्ट सर। बैंक आपने लिया हुआ है और कंपनी के नतीजे आए थे और कंपनी का मुनाफा गिर गया है 10%, जी सर। 724 करोड़ रुपए। तो ये आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जब मोमेंटम एक बार ख़राब होने लगता है तो वो 2-3 दिन तक कंटिन्यू रहता है। 84 पे लिए, 81 पे आ गया, आज 4% नीचे है। क्या सलाह रहेगी सर? IDFC फर्स्ट बैंक नतीजे उम्मीद से ख़राब, 10% कंपनी का मुनाफा घटा है और उसका असर शेयर प्राइस पे देखने को मिल रहा है, 4.25% नीचे, और इनको अभी 2-3-4 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो क्या एक बार के लिए नुकसान बुक करें या फिर आपको लगता है कि वेट करना चाहिए? बिल्कुल, आपने यहाँ पर विपुल जी सही कहा, लेकिन आज सोशल मीडिया पे सब यही चर्चा है, और आज जो मुझे सुबह से आज तक अभी सवाल आए वो यही आ रहे हैं कि IDFC बैंक 10% प्रॉफिट गिर गया। भैया, स्टॉक भी 10% गिर गया, सेटलमेंट बराबर हो गया, अब स्टॉक में कुछ ऐसा गिरने को है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म की अगर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो एक क्वार्टर के रिजल्ट्स को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देना चाहिए। जो इम्पैक्ट था वो आ चुका है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, चुपचाप बैठे रहिए, बने रहिए। ये 84-85 के लेवल सभी आ जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक अच्छा है। सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को देख करके आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि स्टॉक का फंडामेंटल पुअर हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको अभी बने रहना चाहिए। इनफैक्ट ये अपॉर्चुनिटी उन नए लोगों के लिए जरूर है कि यहाँ पर थोड़ी खरीदारी करने का मौका ढूंढें। और अगर मुझे
ये स्टॉक वापस से 77, 78, 75 तक भी मिला तो मैं खुश रहूंगा कि मैं यहाँ पर थोड़ी परचेजिंग कर पाया, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल इसका डिफरेंट है, 110 के टारगेट है और उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। जी, तो आपके लिए सलाह यही है सर कि आप बने रहिए यहाँ पर, और लंबी अवधि के लिए बने रहिए। गिरावट आती है और तो आप थोड़ा और ऐड भी कर सकते हैं, तो ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। पुनीत सक्सेना जी का प्रश्न ले लेते हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने 19,000 शेयर ले रखे हैं एफपीओ प्राइस पे 11 रुपए के भाव पर, वोडाफोन के इन्होंने ले रखे हैं। कह रहे हैं कि अभी मैं होल्ड करूं या सेल कर दूं, शॉर्ट 1 से 6 महीने के अंदर क्या मुझे लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, क्या कंपनी अब फंडामेंटली स्ट्रांग हो गई है। वोडाफोन आइडिया सर, क्या शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला, एफपीओ को भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दिया है। आज दबाव अब देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ एक खबरें भी थी कि जो है आन ग्रुप जो है यहाँ पर हिस्सा बेच सकता है। हाल फिलहाल में एफपीओ में काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने निवेश किया, जीक्यूजी पार्टनर्स ने भी। आज 2.5% के आसपास की गिरावट है, 13.65, और क्वांटिटी इनके पास ठीक ठाक है। पुनीत हमारे साथ फोन लाइन पे भी मौजूद हैं। पुनीत जी नमस्कार। नमस्कार रवि जी, नमस्कार विपुल जी। नमस्कार कैसे नमस्कार हैं? सर, कैसे हैं आप? बस जी बढ़िया है। मेरी एक क्यूरी थी ये वोडाफोन आईपीओ के रिगार्डिंग। हाँ हाँ, तो मेरे को इसको डिटेल में 14 लॉट लगे थे 11 रुपए के हिसाब से। 14 लॉट लगे आपको? हाँ, 11 रुपए के हिसाब से। चलिए सर, ये तो आप अब मतलब बल्ले बल्ले हो गई है आपकी तो, और 2 रुपए आपको मिल बल्ले रहे हैं। बल्ले बाई चांस अप्लाई कर दिए, 1:1 का रेशो था, इसलिए अलॉट हो गए। कोई इसमें मतलब इजी अलॉटमेंट था। अच्छा अच्छा, चलिए हाँ, पूछते तो हैं, अब इसमें क्या किया जाए, मतलब कितने इसे समय होल्ड तक होल्ड करा कर सकते जाए? हैं आप? मैं मतलब इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी में होल्ड कर सकता हूँ, 6 महीने भी कर सकता हूँ, 1 साल भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब ये पूछते हैं कि वाकई में इसमें कुछ दम है या नहीं। सर, एक तरफ तो इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और निवेशक जो है वो पैसे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ कंपनी के सब्सक्राइबर की संख्या घट रही है। कैसे स्ट्रेटजी प्लान की जाए? क्या जो कर्जा है कंपनी के ऊपर और जो रकम जुटाई गई है और जो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान है, इन सब के बीच में तालतम्य बनाते हुए आप अभी क्या रणनीति अपनाने की सलाह देंगे वोडा आइडिया के ऊपर, क्योंकि सवाल काफ़ी आ रहे हैं आज इस पर। देखिए, फिलहाल तो मैं अगर स्ट्रैटेजी के लिहाज से देखो तो मुझे लगता है विपुल जी, अगर इनका केस लेते हैं तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आने वाले 6 महीने में वापस से एक बार को 11.5, 12 के आसपास तक के लेवल्स दिखाई देंगे। और रही बात लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट की, तो देखिए अभी इसको थोड़ा टाइम लगने वाला है। जो ये अभी इतना बढ़ गया, वापस अगर देखें तो 10 रुपए के ऊपर रहने के बाद से सस्टेन कर रहा था। 18 रुपए भी आपने पीछे देखा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुक करना है तो एक बार को बुक किया जा सकता है, और जो एंट्री प्राइस है वो दोबारा आपको 11-12 के आसपास के बीच के लेवल्स मिल सकते हैं। तो ऐसा बहुत ज्यादा कुछ अपवर्ड मोमेंटम ऐसा नहीं आने वाला। जो अभी डेवलपमेंट के लिए पैसा इकट्ठा भी किया गया उसमें टाइम लगेगा, प्रोसेस होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और इतना सिरदर्दी क्यों लेना, इलेक्शन टाइम चल रहा है। अभी हमने कुछ स्टॉक्स की चर्चा करी जो 25-30% बढ़ने का दमखम रखते हैं। तो मैं किस में दिमाग लगाऊं, इसमें लगाऊं या फिर अच्छे स्टॉक्स में लगाऊं? तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर आपने ले रखा है तो आपको एक बार को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट एक बार के लिए आपको जो है प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी जा रही है, और आपके पास संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो अगर आपको 2-3 रुपए यहाँ मिल रहे हैं तो ठीक ठाक प्रॉफिट आपको हो जाएगा। फिर जो है एक बार नीचे आता है तो दोबारा एंट्री कर लीजिए, क्योंकि यहाँ न्यूज़ फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, और कहीं अगर गिरेगा तो आपको भी अफसोस होगा। तो इसलिए जो है आप एक बार के लिए यहाँ पर अपना मुनाफा वसूल लीजिए, ताकि घर में कुछ पैसे आएँ और उसके बाद आप उसको सही तरीके से कहीं पर निवेश कर सकें। चलिए, इस बीच राजा जैन जी का सवाल आ रहा है। कह रहा है, हेलो विपुल सर, रवि सर। रवि सर तो मेरे फेवरेट हैं, इनका तो हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और मेरा सवाल बजाज हिंदुस्तान को लेकर के है। 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 10 रुपये 30 पैसे पे, क्या होल्ड किया जा सकता है? बजाज हिंदुस्तान चीनी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, और अभी अगर हम देखें जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है 35 रुपये 90 पैसे का, 5.25% ऊपर है। और सर अच्छे खासे मुनाफे में है ये, 10 रुपये 30 पैसे के भाव पर लिए थे, अब 3 गुना मुनाफा इनको यहाँ पर मिल रहा है। 35 रुपये 90 पैसे का भाव, आज 5.25% ऊपर। चीनी शेयरों की का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है सर? क्या यहाँ पर मिठास बढ़ती हुई दिखाई देगी? और बजाज हिंदुस्तान पे इनका सवाल है, तो खासतौर से इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। विपुल जी, मुझे याद आता है बजाज हिंदुस्तान 25 रुपए 24 रुपए के पास रिकमेंडेशन दिया था। उसके बाद इस स्टॉक ने एक 38 रुपए का हाई बनाया और वापस 28 रुपए का एक
डाउनफॉल दिखाया, फिर 35-36 रुपए पे खड़ा हुआ है। और जब दिया था तो उसके बाद लोगों ने बड़ा तंग किया था, ये कह कर करके कि स्टॉक सर आपने दिला दिया, ये स्टॉक चलता नहीं है, आप फंसा दोगे, यहाँ हो जाएगा, अच्छा चल नहीं रहा है। लेकिन स्टॉक ने कम से कम कॉन्फिडेंस को बिल्डअप रखा, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग बचे, प्रॉफिट भी कमाया। और अच्छी बात यह है कि इनके माध्यम से मुझे ये बात कहने का मौका भी मिला। फिलहाल मैं आपकी जगह होता तो 44 रुपीज के टारगेट के लिए अभी भी वेट करता। और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी मत करिए, आपने तो बहुत अच्छे लेवल्स पर लिया है। हाँ, 30 रुपए के नीचे अगर, 32 रुपए के नीचे अगर जाता है तो थोड़ी शंका संभावना यहाँ पर बनेगी। और उसके लिए अगर शंका और संभावना बनती है तो मनी 9 का प्रोग्राम है, विपुल जी को तंग करिए, पकड़ लीजिए। विपुल जी बहुत आप क्या नाम है, प्यार करते हैं, आप लोगों को जवाब जरूर देंगे। बिल्कुल। जब भी कोई समस्या हो तो आप अपना प्रश्न जो है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ बिल्कुल पूछिए कार्यक्रम में। और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, और किशोर जी हमारे साथ हैं। किशोर जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? अच्छा है सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं सर किशोर जी आप? सर मैं बिहार के नवादा जिले से बोल रहा हूँ। नवादा जिले से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है किशोर जी। बताइए क्या प्रश्न आज पूछना? बहुत दिनों के बाद सर रवि सर से सवाल करने का मौका मिला है। नहीं नहीं बिल्कुल सर, आप प्रश्न पूछते रहिए, रवि जी ये जो है आपको उत्तर अवश्य देंगे। बताइए कैसे लग रहा है महीना के कार्यक्रम आपको? सर इसी को सुन सुन के मैं ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया हूँ सर। चलिए सर, सुन उम्मीद करते हैं आपको मुनाफा होता रहे और आपको नुकसान ना हो। और खास करके सर आपको, रवि सर को बहुत बहुत धन्यवाद इस सही सजेशन के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम देखने के लिए, कार्यक्रम फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए सर क्या पूछना चाह रहे हैं आज आप? सर मेरे पास IRFC के 250 शेयर हैं, वह 138 रुपए के एवरेज प्राइस पर। 138 की 148? नहीं 148 सर, 148 रुपीज। अच्छा 148, 148 ठीक है। और सर NHPC के 170 शेयर हैं, अप्रोक्स 90 रुपीज के आसपास, 90 रुपए के आसपास। चलिए दोनों पे ही आपको उत्तर दिलवाते हैं, लेकिन जरा नजरिया हमें बता दीजिए कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर जब तक रवि जी कहें तब तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। चलिए ये अच्छी बात है आपकी कि आप जिसको फॉलो करते हैं उनकी बात को मानते हैं, और जो है निश्चित रूप से आपको दोनों जगहों पर अच्छा मुनाफा हो रहा है और आगे भी होता रहे, हमारी यही कामना है। रवि सर 2 सवाल हैं और दोनों ही ऐसे सवाल हैं जो कि बड़े कॉमन से सवाल हैं। रेलवे शेयरों में भी काफ़ी लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, पावर में फंसी हुई है, और बहुत लोगों ने प्रॉफिट भी कमाए हैं। यहाँ पर भी हमने देखा NHPC का शेयर 80 के नीचे भी जाता हुआ दिखाई दिया था, और मुझे याद है कि आपने लोगों से कहा था खरीदारी करने के लिए। अब आज रिकवरी मोड में है, अब 93 के आसपास आता हुआ ये शेयर। अब IRFC के ऊपर भी इनका प्रश्न है जो कि 60 के आसपास चल रहा है, 12 रुपये इनको यहाँ पर भी मुनाफा हो रहा है। दोनों में कहाँ इनको मुनाफा बांधना चाहिए, और ख़ास तौर से वो तमाम लोग IRFC और NHPC को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इसी प्रश्न के माध्यम से उनको भी उत्तर मिल जाए। विपुल जी पहले तो मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा दर्शकों से, अपने मन की बात है और विपुल जी के मन की भी बात है। देखिए मुझे, जब से मैं ये मनी 9 के प्रोग्राम कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके नाम से अब मुझे लोग बुलाने लगे हैं। जैसे IRFC के नाम से बहुत से लोग बुलाते हैं, NHPC के नाम से बुलाते हैं, रिकॉन के नाम से बुलाते हैं, PTC के नाम से बुलाते हैं, PFC, REC, NCC, NBCC, NMDC, मैं जो नाम ले रहा हूं इनके नाम से बुलाते हैं। लेकिन अब हो क्या गया कि लोग शायद थक गए हैं और कमेंट अब करना बंद कर रहे हैं। लेकिन देखिए हमें ना कुछ अप्रिशिएशन जो मिलता है ना, वो सिर्फ आपका ये जो कमेंट होता है ना, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमें प्रॉफिट से कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब आप लिखते हैं कि आपने ये शेयर खरीदा है, हमें प्रॉफिट आ रहा है, उस एप्रिसिएशन को ना आपको 1 मिनट लगता है, जब आप यूट्यूब पे आप देख रहे होते हैं, आप जरूर डालिए। क्योंकि हमें आपके कमेंट्स पढ़ के ना जितनी खुशी मिलती है, उतनी ही एक्सरसाइज और करने की जो है वो प्रेरणा भी मिलती है हमको और विपुल जी को। मैं विपुल जी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी बीच में जरूर रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि हो क्या गया है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने तो ये कमेंट पहले डाल दिया था, दोबारा क्यों डालूं। सर ये चीज मत करिए, दोबारा भी डालिए कमेंट, मुझे और हम लोग पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। और मैं बड़े प्राउडली, पता है आपको, मैं आपके माध्यम से बड़ी भारी बिट करता हूं। लोग जब मुझसे कहते हैं कि रवि जी आप कोई स्टॉक्स बताते हो,
क्या सक्सेसफुल है, तो मैं कहता हूं सक्सेस की गारंटी अगर देखनी तो मनी 9 के कमेंट्स जाकर मेरे शोज के पढ़ लीजिए। वही मेरा सक्सेस रेशियो है, वही मेरा सर्टिफिकेट है। और बिलीव करिए ये मैं हवा में नहीं बातें कर रहा हूं, मैंने खुद पढ़ने के बाद। तो आप लोगों का बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। लेकिन मैं यही कहूंगा कि प्लीज कमेंट करते रहिए, हमें ज्यादा खुशी मिलती है। और जैसे आईआरएफसी और एनएचपीसी की बात करिए तो हमारे प्यारे शेयर हैं। आईआरएफसी अब 180 का टारगेट आएगा तभी निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। एनएचपीसी 110 का टारगेट आएगा तभी निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। जो लोग छूट गए हों वो लोग अगर लेना चाहते हो तो अभी भी 40% तक की खरीदारी यहां पर की जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टॉक्स को कंटिन्यू रखिए। और जो आपसे एक रिक्वेस्ट करी है, देखिए हम लोग अग्नि परीक्षा आपको बताएं रोज देते हैं। हमारी बिल्कुल। अग्नि परीक्षा, कुल जी की अग्नि परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। नया आदमी आता है तुरंत पूछता है आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पुराना आदमी होता है तो कहता है क्या आपने कमवाया है। तो अग्नि परीक्षा मैनेजमेंट पूछता है कि आप कैसी कॉल दे रहे हो, दूसरा पूछता है आप क्या दे रहे हो। तो सर अग्नि परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। लेकिन आपके जो हमें जो ये तीरों के बाण लगते हैं उसमें जब आपके कमेंट आते हैं तो वो दवा का काम करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग उसको बंद मत करिए, कंटिन्यू करते रहिए। और आप लोगों के वाकई में ये बात सही कही रवि जी ने कि आप लोगों की जो टिप्पणियाँ होती हैं वो बहुत ऊर्जा देती हैं और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आप ऐसे ही अपना प्यार आप दर्शाते रहिए, अपनी टिप्पणियाँ बरसाते रहिए। और इस समय सर ये जो आपने अभी बोला है उसके बाद से 1150 से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस समय लाइव पे जुड़े हुए हैं। तो दर्शकों का असीम प्रेम आपके पीछे जो है, जो क्या किस तरीके का प्रेम है वो दिखाई दे रहा है। तो आईआरएफसी और एनएचपीसी पे उम्मीद करते हैं आप लोगों को उत्तर पूरा मिल गया होगा। लेकिन इस बीच स्वाति मौर्य जी कह रही हैं, हेलो विपुल सर, रवि सर, जैसा कि आपका नाम है रवि वैसे ही आप हमारे पोर्टफोलियो को प्रकाशित करते रहते हैं। अपनी सलाह से आप हमारा पोर्टफोलियो प्रकाशित करते रहते हैं। कह रहे हैं मैं उदयपुर सीमेंट पर जो है आपका व्यू जानना चाहूँगी। और ये कह रहे हैं फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या उदयपुर सीमेंट के ऊपर, और बिरला सॉफ्ट का क्या करें। मैम सॉफ्टवेयर को लेकर के तो लगातार रवि जी कह ही रहे हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर ये सब शब्द आ रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड करके चलेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन उदयपुर सीमेंट क्या खरीदारी के लिए ठीक है सर? देखिए उदयपुर सीमेंट ने रिसेंट में अभी 32 रुपए से छलांग 38 रुपए की लगाई है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप बने हुए हैं रिस्क रिवॉर्ड, आप 30 रुपए का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर चल सकते हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अपसाइड यहां से भी 8 रुपए का अभी बनता है, यानी कि सॉरी 46 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है, लेकिन बहुत अग्रेशन ट्रेड मत करिए। ऐसा नहीं है कि आप इसके 10,000 15,000 शेयर खरीद लीजिए, थोड़े बहुत खरीद लीजिए, कोई बात नहीं, वैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब बिरला सॉफ्ट में मैडम आपने अगर ये बताया होता कि आपका कहाँ खरीदा हुआ है तो मैं आपको इसकी दूसरी चाल के लिए बताता कि आप क्या लीजिए। अगर आपने कुछ कमेंट दिया हो तो प्लीज उसमें ये जरूर डालिए कि आपने बिरला सॉफ्ट लिए कितने पर हैं। क्योंकि अगर इन लेवल्स पर लिए हैं तो एग्जिट करना बनता है। एक अगर आपने पुराना लिया हुआ है तो आपको चेंज करना चाहिए, और चेंज करने के लिए मुझे लेवल्स चाहिए। हाँ लेकिन ये है कि मैं एक स्टॉक आईटी इन्होंने सेक्टर में 800 अभी रुपये पे लिया है सर, 800 रुपये पे आ गई, इनकी टिप्पणी आ गई है। 800 रुपये पे बिरला सॉफ्ट लिए हुए हैं। जी 800 रुपए पे लिया है, 675 चल रहा है, नुकसान आपको हो रहा है, मुझे भी उतना ही पेन हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे आईटी सेक्टर में ही एक और स्टॉक मैं बता देता हूँ जिसकी तरफ आप मूव कर सकती हैं। क्योंकि आप आईटी में ही हैं तो ऐसा मूव करें कि जिससे कि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। वो है कि आप 677 रुपए चल रहा है, 617 रुपए का यहाँ पर चल रहा है जेंसर टेक। अगर आपको मूव करना है ना तो आप इसकी तरफ मूव कर जाइए। लेकिन मेरी राय यही होगी कि आप इन शेयरों से एक बार बाहर निकलिए। और निकल कर कौन से लेने हैं, कितने स्टॉक्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उनमें आप कहीं भी आप पोजीशन ले सकती हैं। लेकिन अगर किसी को आईटी सेक्टर में रहना है तो जेंसर टेक ही एक स्टॉक ऐसा दिखाई देता है जो कि मुझे थोड़ा अग्रेशन दिखाई देता है और लॉन्ग टर्म पे अभी चलता हुआ नजर आ सकता है। तो पोजीशन तो जरूर स्विच कर लीजिए। बिरला सॉफ्ट नेगेटिव टेरिटरी में है, 550 के लक्ष्य आपको दिखाई दे सकते हैं, तो पोजीशन चेंज कर लीजिए। पोजीशन चेंज कर लीजिए, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई यहाँ पर। और इस बीच अब चलते हैं अगले दर्शक के पास, और जिन्होंने प्रश्न अपना टाटा पावर के ऊपर यहाँ पर प्रश्न किया है। एड मोमोज के नाम से इन्होंने अपना आईडी बनाई हुई है, नाम भी लिख दिया करें सर। टाटा पावर के शेयर का क्या करें सर, हमारे पास 200 शेयर हैं
पड़े हुए हैं, 1 साल तक रुक सकते हैं। सर पड़े नहीं होते हैं, आपने खरीदे होंगे और फिर किस भाव पे लिए हैं, थोड़ा प्रश्न अगर आप अपना विस्तार पूर्वक पूछेंगे तो आपको उत्तर भी उतना ही सटीक मिलेगा। टाटा पावर हालांकि रवि जी की राय इस पे सकारात्मक है और रिकमेंडेशन भी रही है रवि जी की पहले, और शानदार मूव भी रहा है टाटा पावर के अंदर। सर निजी क्षेत्र की पावर कंपनियों पे आपकी क्या राय है, और ख़ासतौर से टाटा पावर में हमने देखा कि काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है, पिछले 6 महीने में करीब 86% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्मी की शुरू हो गई है, पावर कंजप्शन जो है वो अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी और आगे बढ़ेगा जिस तरह के गर्मी को लेकर के अनुमान जताए गए हैं। क्या भविष्य दिखाई दे रहा है टाटा पावर का आपको? देखिए, टाटा पावर की चाल तो 550 तक जाने वाली है और कोल इंडिया के बराबर के लेवल्स निकलने वाले हैं। दूसरी तरफ है, पावर ग्रिड को भी मत भूलिएगा। मैं इसलिए याद दिला दे रहा हूं कि अगर पावर के कुछ स्टॉक उठा रहे हो तो उन पे भी ध्यान रखिए। पीटीसी पर ध्यान रखिए, पीएफसी पर ध्यान रखिए, आरईसी पर ध्यान रखिए। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लंबी रेस के घोड़े हैं और इनको धीरे धीरे करके ऐड करते रहिए, आपका पोर्टफोलियो चमकता रहेगा। जी, चलिए ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई है। एक और कंपनी सोनाया जी का प्रश्न आया है और ये आया है आईओसी के ऊपर। कह रही हैं कि आईओसी पर क्या टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म में। मैंने जो है 169 रुपये के रेट पर लिए हुए हैं। आईओसी के ऊपर जानना चाह रही हैं और आज अच्छा मोमेंटम है, 177 का भाव देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर, और इन्होंने लिया हुआ है 169 पे, तो इनको मुनाफा तो हो रहा है यहाँ पर 6-7-8 रुपये का। अब बड़ा सवाल ये है कि जितनी वॉलेटिलिटी क्रूड के अंदर देखने को मिल रही है, पता लगता है आज ईरान ने इजराइल को ये कह दिया, फिर कहीं कुछ और खबर आती है, उस वॉलेटिलिटी का सीधा असर जो है वो शेयर प्राइस पर भी रिफ्लेक्ट होता है। अभी क्या लग रहा है सर भविष्य आपको आईओसी को लेकर के? इनको 7-8 रुपये बन रहे हैं, तो क्या प्रॉफिट बुक करेंगे या अभी बने रहें? देखिए विपुल जी, प्रॉफिट तो इनके हाथ पे है, ये कभी भी प्रॉफिट को बुक कर सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात ये है कि आपको, अगर मैं एक ये याद दिलाना चाहूँ कि चुन चुन के स्टॉक में हमने इसको 162 और 168 दोनों लेवल्स पर रिकमेंड किया था, तब भी हमने इसके टारगेट 180 के दिए थे। और जब दिया था तो उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे ये सेम जो आपने बोला कि अभी वॉर चल रही है क्या होगा, इसका कमेंट भी भेजा था। और उसके बाद आज क्या हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने इसका टारगेट अब मैं इंक्रीज कर रहा हूं आप लोगों की नॉलेज के लिए। इसके टारगेट को हम 195 ले जा रहे हैं, तो 195 के आसपास आएगा तो वहां पर कुछ प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। अगर आप पार्शियल बुक करना चाहते हैं तो बिल्कुल 178 176 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन टारगेट 195 का। और लॉन्ग टर्म वाले पड़ा रहने दो, दौड़ने दो, भागने दो, ऊपर जाने दो, इसका इंतजार करो। इसका इंतजार करो, ये राय निकल करके आती हुई। फूडी बाई हार्ट के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है और ये कह रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आज ही ले लिया है 253 के भाव पे, आज ही लिया है। अच्छा, 130 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 253 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की है। अभी अगर हम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करें तो 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3 रुपये इंट्राडे में इनको खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर क्या कुछ उम्मीद की जाए यहाँ पर अपने क्षेत्र में? एक तो अदानी पोर्ट है और दूसरा ये कंपनी है, बड़ी कंपनियों में क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? हाल फिलहाल की लिस्टिंग, लोगों ने पैसे बनाए भी, आईपीओ में जिन्होंने पैसे लगाए होंगे, अभी क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर बने रहें, निकल जाएं? 2-3 रुपये का नुकसान हो रहा है, आज ही शेयर इन्होंने लिया हुआ है, 250 का भाव। देखो सर, उड़ता हुआ तीर पकड़ोगे ना तो घायल ही होगे, और घायल अगर नहीं होना है तो थोड़ा वेट करो, पेशेंस बनाकर रखो। 235 का लक्ष्य आने दो, इंतजार करो सर। अगर मैं कोई किसी पे, हम लोग अगर बाय के रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं तो हम भी वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उसका ये कहें कि नहीं हम इसको कल ही उड़ता हुआ तीर पकड़ लें। 250 का लेवल आपने पकड़ा है, वाजिबली अगर देखें तो थोड़ा सा अपर साइड पे दिखाई देता है। 235 के आसपास के लक्ष्य आ सकते हैं, उन लेवल्स पर आता है तभी मैं एवरेज करूंगा। और अगर मान लीजिए थोड़ा मोमेंटम में यहाँ से बढ़ जाए तो 262 पे जरूर निकल जाइएगा, क्योंकि बहुत कम चांसेस, 258 पे जरूर निकल जाइएगा, क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे पाए। ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई निहारिका गुप्ता जी कह रही हैं, रवि सर, विपुल सर नमस्कार। और निहारिका जी का सवाल है, टेक्स मैको रेल के ऊपर 102 रुपये 85 पैसे पे इन्होंने खरीदे हुए हैं, 100 शेयर इनके पास हैं। और टेक्स मैको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इनका प्रश्न है सर।
और 99 रुपये 25 पैसे का भाव है, आज 1.5 रुपये नीचे है, तो ये 2-3 रुपये के नुकसान में है। खैर, नज़रिया इन्होंने आपको मेंशन नहीं किया हुआ है कि इनका क्या नज़रिया है। 22% के आसपास का रिटर्न पिछले 6 महीने में यहाँ पर देखने को मिला है। भविष्य कैसा लग रहा है सर? 2-3 रुपये के नुकसान में है, क्या भविष्य में अच्छी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं टेक्स मैको इंफ्रा में? अब बिल्कुल देखिए, अभी तो ये स्टॉक में दमखम बाकी है और मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको कंटिन्यू रखिए। और इस स्टॉक पे अगर थोड़ा सा एवरेज करना है तो भी आप एवरेज कर लीजिए। 2-3 रुपए अभी एवरेज मत करिए, थोड़ा सा और लॉस को बढ़ने दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे लेवल्स और मिल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पे स्टॉक बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू रखिए। और अभी फिलहाल एग्जिट होने की जरूरत नहीं है। जी, चलिए, इस बीच जो है वितु राय जी कह रहे हैं कि विपुल सर, रवि सर को नमस्कार। नमस्कार आपको। कह रहे हैं नेस्ले इंडिया के ऊपर जानना चाह रहे हैं, 2555 पे लिए हुए हैं सर 40 शेयर, 1 साल रुक सकते हैं। कह रहे हैं आज मेरा सवाल ले लीजिए प्लीज़। बिल्कुल, आपका सवाल शामिल कर लिया गया है। बताइए सर, क्या कुछ सलाह रहेगी नेस्ले के ऊपर लेकर के? देखिए, इस समय नेस्ले इंडिया चल रहा है 2509 रुपए के ऊपर। स्टॉक अच्छा है, अपवर्ड मोमेंटम काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म पे अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि जल्दी हम इसके 2650 तक के लक्ष्य देख सकते हैं। तो वोलेटिलिटी में 2420 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखिए। जी, अब 1-2 सवाल सर फटाफट ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर बजिंग स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं। सोनल पाटिल जी कह रही हैं, नमस्ते सर, आरवीएनएल इन्होंने लिए हुए हैं सर 256 के भाव पर, और 100 शेयर इनके पास है। कह रही प्रॉफिट मुझे कहाँ बुक करना चाहिए? ये मुझे याद है सर, आपने कितने कम लेवल पे दिया था और क्या शानदार रैली रही इस आरवीएनएल की। और आरवीएनएल भी एक ऐसा शेयर है जिसके नाम से लोग आपको जानते हैं। धन्यवाद विपुल जी। बिल्कुल, अभी मैम को कंटिन्यू रखना चाहिए। रिसेंट में अभी फिर से रिकमेंडेशन इसकी दी है, 320 का लक्ष्य इसको इंक्रीज किया है। 320 के लक्ष्य के लिए अभी आप बने रह सकती हैं सोनल जी, ये राय निकल के आती हुई। प्रीति जी कह रही हैं, विपुल जी प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, मनी 9 से मेरा एफेंडो का लॉस रिकवर हो गया, थैंक यू मनी 9 टीम। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बताते हैं कि आपको नुकसान जो हो रहा था वो आपका रिकवर हुआ है, तो थैंक यू मैम। और हमारी जो कोशिश है वो सही दिशा में जा रही है, ये अच्छा लगता है। लॉयड इंजीनियरिंग के ऊपर इनका प्रश्न है सर, 54 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं 100 शेयर। कह रहे हैं क्या करना चाहिए प्लीज़, यहाँ पे लक्ष्य जो है वो मुझे बता दीजिए। कितने पे लिया इन्होंने? ये इन्होंने लिया हुआ है 54 रुपये, 54 पे 54 पे लिया हुआ है, 100 शेयर इनके पास है सर। फिलहाल तो अभी देखिए, लॉयड इंजीनियरिंग ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा सा आपको साइडवेज सा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप होल्ड करके रखिए। अप साइड में कम से कम 5 से 8% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा वेट करिए यहाँ पे। थोड़ा सा वेट कीजिए, ये आपके लिए जो है फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। आशीष खटवानी जी कह रहे हैं, विपुल सर, रवि सर को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर आपको भी। कह रहे हैं पावर और रेलवे सेक्टर में न्यू एंट्री कौन से शेयर में की जानी चाहिए अब शॉर्ट टर्म के लिए, प्लीज़ सजेशन दीजिए। रेलवे और पावर, ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा हैं सर, और ये सेक्टर पूरा बहुत शानदार मूव दिखाया है। क्या इतनी रैली के बाद कुछ कहीं गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको? कुछ रेकमेंड करेंगे रेलवे और पावर क्षेत्र में? अभी आपने टेक्स इंफ्रा की बात की और आईआरएफसी, ये 2 स्टॉक रेलवे से अच्छे लग रहे हैं। पावर में तो हमने बता ही दिया है, एनएचपीसी अच्छा लग रहा है, पीटीसी है, पीएफसी है, आरईसी है, ये वापस से अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन पे कंटिन्यू करना चाहिए। और विपुल जी, अगले हफ्ते के लिए मैं अभी से क्षमा मांगूंगा, मैं बीच के प्रोग्राम में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शेड्यूल आया है, तो अगले मंडे में अवेलेबल नहीं रहूंगा। नहीं तो सर, अब अगले सोमवार को नहीं रहेंगे आप तो दर्शक तो नाराज हो जाएंगे, तो कोई ना कोई दिन तो आपको तय करना पड़ेगा। अपने काम को आप निपटा लीजिए सोमवार को, लेकिन ये है कि फिर आपको समय देना पड़ेगा, मंगल बुध या कभी भी जब भी आप खाली हों, हफ्ते के किसी भी दिन जो है वो हम अपने दर्शकों को पहले बता देंगे, ताकि जो लोग सिर्फ आपसे जुड़ना चाहते हैं तो उनको निराशा ना हो, उनके चेहरे की मुस्कुराहट ऐसे ही बनी रहे। चलिए, एक प्रश्न और लेते हैं, फिर बजिंग स्टॉक्स का रुख करते हैं। और इरडा के ऊपर सवाल कर रहे हैं सर, अनिल जी पहली टिप्पणी इरडा के ऊपर आज आई है रावत साहब, तो आप कार्यक्रम जो है वो शुरू में देखेंगे एक बार, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए, इस बीच जो है सुनीता चौधरी लॉयड इंजीनियरिंग के ऊपर, मैम अभी थोड़ी देर पहले ही लॉयड इंजीनियरिंग पे बात हुई है, और इसके अलावा जो है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी पे सवाल आया है आरपीएस जी का, और कह रहे हैं कि सर मेरा नाम प्रवेश साहनी है, मैं गोरखपुर से हूँ, मेरा सवाल आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी पर है, मैं इसमें 50,000 रुपये लगाना चाहता हूँ। निवेश किया नहीं है सर, निवेश से पहले जानना चाह रहे हैं कि आइडिया फोर्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, तो जानना चाह रहे हैं इनका निर्णय सही है कि नहीं। देखिए, फिलहाल तो आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी अभी मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि आपको अवॉइड रखना चाहिए फिलहाल, अभी इन्वेस्टमेंट की राय नहीं।
चलिए, तो फिलहाल अभी इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, और लेकिन अगर आपको खाली लगानी ही है तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। अभी चुन चुन के शेयर आएंगे, तो वहाँ पर क्या राय है उसके आधार पर भी आप अपनी निवेश की रणनीति बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स की तरफ। बजिंग स्टॉक्स वो शेयर जहां पर है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिल रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी। खबर बताएंगे हम, और निर्णय क्या लेना है आपको अपने शेयर पे वो तय करेंगे आप विश्लेषण सुनने के बाद। चलिए एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और सबसे पहले लेकर के आते हैं यस बैंक। यस बैंक के क्या शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। कंपनी का मुनाफा 123% बढ़ गया है, और ये बढ़ करके रहा है 451 करोड़ रुपए। वहीं कंपनी की जो एनपीए है उसमें हमने देखा चौथी तिमाही में गिरावट देखने को मिली है, और ये 2% से घट करके 1.7% के आसपास रही है। एनपीए घट रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है, और कामकाजी मुनाफा 888 करोड़ से बढ़ करके पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 902.47 करोड़ रुपए। और अपनी के जो टोटल एडवांसेस हैं, जो जमा है, उसमें हमने देखा 13.8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये बढ़ करके रहा है 2.27 लाख करोड़ रुपए। तो नतीजे काफ़ी शानदार, और उन्हीं शानदार नतीजों का असर जो है वो शेयर प्राइस पे भी देखने को मिल रहा है। और शानदार मूव अभी भी अगर हम देखें तो 4.5% के आसपास की मजबूती बनी हुई है। सुबह जब हमने खबर बनाई थी तब ये 5% से ऊपर कामकाज कर रहा था। सर, यस बैंक में क्या आपको लगता है टर्न अराउंड क्या स्टोरी होती हुई दिखाई दे रही है कुछ, जिस तरीके के नतीजे रहे हैं, और अब 27 के ऊपर क्रॉस कर गया है। कैसी रैली आपको लग रही है, भविष्य में यस बैंक का भरोसा कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए अभी वापस से 3200 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा, और ऑब्वियसली कि रिजल्ट जो आए हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी उतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं दे रहा। लेकिन फिलहाल अभी के जो मोमेंटम है उसको यहाँ पर देखें तो 32 रुपए तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो रीस्ट्रक्चरिंग और स्ट्रक्चर इसके ठीक हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पर मार्केट में दिखाई दे रहा है। जी, चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और इस बीच जो है एक दर्शक की टिप्पणी भी आई है सर, वो मैं चाहूँगा बीच में सुना दें। अयांश प्रकाश जी की कह रहे हैं, विपुल सर और रवि सर को दिल से नमस्कार। जब से मनी 9 देखना शुरू किया है प्रॉफिट में हुई, और रवि सर तो मेरे लिए अनमोल हो गए हैं। सर जो शेयर देते हैं प्रॉफिट ही देता है, सो थैंक्स अलॉट। तो ये सर लोगों की टिप्पणियां हैं जो हम बात कर रहे थे, कि लोग कह रहे हैं कि मतलब जो है अनमोल हो गए हैं आप उनके लिए, और जो शेयर आपके कहने पर उन्होंने लिए हैं उसमें उनको मुनाफा हुआ है। तो प्रशंसक जो है आपके लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छा है, ये दिखाता है कि आप कितनी मेहनत से जो है कितनी जिम्मेदारी के साथ शेयर रिकमेंड करते हैं। तो धन्यवाद अयांश जी आपका इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। और जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और ये है इरेडा, जिस पर कि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बातचीत की, और अब एक बार फिर से बात करते हैं क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करते हैं। खबर यहाँ पर यह है कि सरकार ने कंपनी को अब नवरत्न का दर्जा दे दिया है, और ये बड़ी खबर है। कंपनी को अब जेवी करने के लिए जब नवरत्न कंपनी को दर्जा मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से, तो फिर जो है किसी सरकारी मंजूरी की जेवी करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव जो है वो इरेडा के लिए होती हुई दिखा दे रही है। और लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर में 480% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली। इशू प्राइस आपको बता दें 32 रुपये का था इसका, और हाल फिलहाल में कंपनी के नतीजे आए, नतीजे भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। 33% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 337.37 करोड़ रुपए रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इरेडा के अंदर। और आज जो है हमने देखा कि 184 का भाव जो है इस समय देखने को मिल रहा है, 7.25% के आसपास की मजबूती, 192.20 ये सर आज का इंट्राडे हाई इसने बनाया है। शानदार मूव देखने को मिल रहा है इरेडा के अंदर। और आपने हालांकि अपनी टिप्पणी दे दी थी कार्यक्रम के शुरुआत में ही, लेकिन बजिंग स्टॉक्स में हम चाहेंगे कि इस पर भी अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सके इरेडा की इस रैली को। नवरत्न का दर्जा मिल गया है। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि इरेडा के फंडामेंटल यहाँ पर बेहतर बनते हुए आए हैं, और इसीलिए इस स्टॉक ने ये अग्रेसिव रिटर्न्स यहाँ पर लोगों को दिए हैं। बस आपको चढ़ना और उतरना सही जगह पे है, और उसी के लिए मनी 9 को यहाँ पर फॉलो करिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टॉक का जो मोमेंटम है वो 210 का लक्ष्य इमीडिएट, और थोड़ा अगर देखते हैं तो अपवर्ड मोमेंटम में 220 के आसपास के आंकड़े को जल्द अब छू सकता है। तो फिलहाल अगर न्यूज का इम्पैक्ट देखें, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट देखें, तो 220 के आंकड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 220 का टारगेट जो है निकल के आ रहा है। तो जो दर्शक बाद में जुड़े हैं
और लगातार इरडा पे सवाल कर रहे थे और हम उम्मीद करते हैं कम से कम अब आपको उत्तर मिल गया होगा। 210 220 के लक्ष्य अभी भी देखने को मिल सकते हैं, तो अगर आपके पास पहले से हैं तो आप होल्ड करके चलिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। अभी प्रॉफिट मत बुक करिए। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखिए यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। और अगली कंपनी है वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। यहाँ पर भी रिजल्ट्स की कहानी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं। चौथी तिमाही मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 1.3% गिर करके 354.8 करोड़ रुपए रहा है। देखिए मुनाफा घटा है, लेकिन शेयर क्यों चल रहा है वो ये कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें तो वहाँ पर मुनाफे में 38.51% की बढ़त देखने को मिली है। दूसरी बड़ी खबर यहाँ पर है कि वॉल्यूम जो है वो रिकॉर्ड देखने को मिला है। पाइप का जो इनका कामकाज है उसमें वॉल्यूम 41% से ज़्यादा बढ़ा है, जो कि जो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी उसको उस अनुमान को बीट किया है। आय की बात करें तो यहाँ पर 16% की से ज़्यादा की बढ़ोतरी रही है और ये 3007.9 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की आय रही है। नुवामा की तरफ से कंपनी पर रेटिंग में बदलाव किया गया है। बाय रेटिंग के साथ अब लक्ष्य को बढ़ा करके 5053 रुपये कर दिया गया है। तो इन तमाम खबरों के चलते आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज जो है उसमें काफ़ी शानदार मूव जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब खबर हमने बताई थी तब वहाँ पर जो तेज़ी थी उससे ज़्यादा तेज़ी आती हुई करीब 13.25% के आसपास की मजबूती सुप्रीम इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है। 4888 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 13.25% ऊपर। सर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज उम्मीद से बेहतर नतीजे और शानदार चाल, ये कितनी सस्टेनेबल लग रही है आपको? देखिए, जब जबरदस्त रिटर्न अच्छे आ रहे हों और स्टॉक का ट्रेंड अप हो तो मुझे लगता है उसका साथ देना चाहिए। अभी 5000 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, फ्रेश एंट्री के लिए तो थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया है, लेकिन फिर भी 5000 के आसपास के लक्ष्य यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। उन लेवल्स पर आता है तो एक बार रिव्यू कॉल लेने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक बहुत तेजी से अपवर्ड ट्रेंड में आया है और अभी अपवर्ड ट्रेंड मेंटेन करेगा। जी, अपवर्ड ट्रेंड जो है अब आने को देखने को मिल सकता है। चलिए, इस बीच अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं रवि तो दुनिया में बस एक ही हैं। बहुत एक्सपर्ट को सुनता था पर जब से रवि सर को सुनने लगा हूँ बाकी सबको सुनना बंद कर दिया है। आप बेस्ट हैं सर। तो दर्शकों के भर भर के प्यार मिल रहा है सर आपको, और ये दिखा रहा है कि मतलब जो है लोग कितना प्यार और कितने ध्यान से गंभीरता से आपको सुनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा ICICI बैंक। जी हाँ, यहाँ पर भी नतीजे रहे हैं, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। नतीजे कंपनी का जो मुनाफा है उसमें हमने देखा करीब 17.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़ करके रहा है 10,707 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि बैड लोन्स के लिए कंपनी ने जो अपनी प्रोविजनिंग में जो कमी की थी उसके चलते मुनाफे जो है वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन रहा है, उम्मीद से बेहतर रहा है। अगर हम NII की बात करें तो इसमें 8% के आसपास की बढ़ोतरी रही है नेट इंटरेस्ट इनकम में, और ये 19,093 करोड़ रुपए के आसपास रही है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के NPA की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। NPA कम हुआ है, 14 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है NPA के अंदर, और ये 2.16% रहा है। और ICICI बैंक के नतीजों ने ही आज लीड किया है बैंकिंग की इस रैली को। नतीजों के चलते करीब 2% के आसपास की मजबूती ICICI बैंक में देखने को मिल रही थी जब ये खबर हमने बनाई थी, लेकिन अब शानदार अप मूव और ज़्यादा तेज़ी बढ़ती हुई और इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 4.5% ऊपर ICICI बैंक का शेयर। सर, आज की जो बैंकिंग इंडेक्स के अंदर जो रैली है उसको लीडरशिप जो है वो ICICI बैंक ने दी है और वेटेज भी इस बैंक का ज़्यादा है बैंक इंडेक्स में। तो कैसे देख रहे हैं इस मूव को आज के, क्योंकि PSUs चल रहे थे, प्राइवेट बैंक नहीं चल रहे थे। आज हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक की बारी है। ICICI बैंक पे और ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग पे आपका व्यू? देखिए, ओवरऑल तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अग्रेशन है, और ICICI बैंक की बात करें या फिर SDFC की बात करें, एक्सिस की बात करें, इन सब में एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म पे इनमें अभी बाय के लिए यहाँ पर कॉल लिया जा सकता है और अपसाइड के मोमेंटम के लिए यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। जी, ये रहा है फिलहाल ICICI बैंक पे निकल करके आती हुई। और इस बीच हमारे साथ 1200 से ज़्यादा दर्शक जो है वो हमें लाइव जो है खाली यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक, हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए ताकि लगातार हम और बेहतर काम करने के लिए हम लेकर के अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आते रहें। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है शक्ति पंप। शक्ति पंप के भी अगर हम देखें तो जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग निकल करके आए हैं।
मतलब अनबिलीवेबल टाइप का नंबर है। 41 गुना जो है कंपनी का मुनाफा बढ़ गया है। सोचिए 41 गुना, और ये बढ़ करके करीब 90 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी शानदार बढ़ोतरी रही है, और ये 3 गुना आय बढ़ गई है। 609.3 करोड़ रुपए के आसपास रही है कंपनी की आय। तो आय और मुनाफे में काफ़ी शानदार बढ़त रही है। कंपनी का एबिट्टा वो 12 गुना बढ़ गया है। अब सोचिए कंपनी का एबिट्टा 11 करोड़ रुपए पहले था, और वो सीधे बढ़ करके 130.7 करोड़ रुपए हो गया है। तो 11 करोड़ 12 गुना जो है बढ़ा है। 4 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है काफ़ी शानदार नतीजों के साथ साथ। और इसी के चलते, शानदार नतीजों के चलते, आज हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में अपर सर्किट लगा हुआ है 5% का। और जिस तरीके के रिजल्ट्स दिए हैं, मुझे लगता है 1-2 दिन तो नहीं खुलना चाहिए इसका अपर सर्किट। रवि सर, काफ़ी शानदार नतीजे शक्ति पंप पे। क्या कुछ हो रहा है सर यहाँ पे? अब मुझे लगता नहीं, अभी तो खैर 1 महीने में 35% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है सर यहाँ पर। कैसे देख रहे हैं सर चार्ट्स पे, और फंडामेंटल्स कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है फंडामेंटल तो आपने बता ही दिया। दमदार रिजल्ट का एक सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। स्टॉक अप ट्रेंड पे है और अभी भी 12 से 15% का अपवर्ड मोमेंटम ये मेंटेन करके रखेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास पोजीशन है उन्हीं के लिए यहाँ पर मौका है कि वो अपनी पोजीशंस को भी कंटिन्यू रखें। बट लॉन्ग टर्म पे कंपनी के फंडामेंटल काफी बेहतर हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये अग्रेशन अभी आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर तक और देखने को मिल सकता है। जी, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई शक्ति पंप पर, और इसी के साथ हम लोग बजिंग स्टॉक्स को समाप्त करते हैं। अरविंद जी का सवाल आया है, कह रहे हैं सर आपका शो हम जैसों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है मनी 9 की ओर से। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों की टिप्पणियों के लिए। कह रहे हैं सर मैंने रिलायंस इंफ्रा के शेयर 100 शेयर लिए हुए हैं 197 पर, क्या करना चाहिए? लंबी अवधि का इनका नज़रिया है। आर इंफ्रा रखा है सर इन्होंने, और 197 के भाव पर लिया हुआ है। नज़रिया इनका लंबी अवधि का है। आपकी राय जानना चाहते हैं। फिलहाल स्टॉक बहुत अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार को इस स्टॉक से निकलिए। रिलायंस इंफ्रा में कुछ यहाँ पर अग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा, तो उससे एक बार को यहाँ पर दूरी बनाकर रखिए। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पे निवेश करने की जरूरत नहीं है। और ठीक, विपुल जी, एक अपडेट भी यहाँ पर दे दूं। मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को एक ऑप्शन से। ऑप्शन पिक देने की कोशिश करी थी। अब आपको वहां पर एक अपडेट दे देता हूँ कि कॉल साइड से उस ऑप्शन पिक ने हिट किया और 220 का हाई बनाया है। और इस समय हाई के 200 के ऊपर निकलने के बाद 220 के पास तक पहुंचा हुआ है। तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मुझे अपडेट लग रहा था, इसलिए मैं दे रहा हूं कि आप प्रॉफिट बुक कर लें। नहीं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। कार्यक्रम के मतलब आगाज़ आप कर रहे हैं कॉल के साथ, और उसके बाद से कार्यक्रम समाप्त होने से पहले ही लोगों को मुनाफा बंधवा दे रहे हैं। इस ऐसे ही आपकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं बढ़ रही है सर। ये मतलब कार्यक्रम 1 घंटे के अंदर अंदर जो लोग कमा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मुनाफा बुक करने की सलाह है जिन लोगों ने भी जो है रवि जी की सलाह पर इस ऑप्शन स्ट्रेटजी में काम किया हो। और अब हम लोग धीरे धीरे करके 1250 की तरफ लाइव दर्शकों की संख्या होती हुई होने वाली है। तो लगातार संख्या बल जो है वो बढ़ता हुआ। इस बीच आशु कटारिया जी कह रहे हैं लुकिंग हैंडसम विपुल जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं बिग फैन ऑफ रवि सर। चलिए, आपके प्रशंसक लगातार बढ़ रहे हैं सर। और कोल इंडिया के ऊपर इनका प्रश्न है, कह रहे हैं कि सर की रिकमेंडेशंस पे मैंने 100 शेयर लिए हुए हैं 440 के भाव पर, प्लीज़ 3 महीने के हिसाब से यहाँ पर नज़रिया दें। ठीक है, कोल इंडिया के बारे में अभी अगर देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 452 के आसपास चल रहा है, और इन्होंने 440 पे लिए हैं। 12 रुपए के आसपास के प्रॉफिट पे हैं। आज हम देख रहे हैं 0.25% की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है सर 10-12 रुपए का। 2-3 महीने और होल्ड कर सकते हैं। कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे क्या सर इनको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 112 रुपए का प्रॉफिट बनाते हैं, इसमें बढ़ाते हैं इसको, और अभी थोड़ा सा और बढ़ने देते हैं। 550 का लक्ष्य रखिए। 550 का लक्ष्य, तो अभी आपको होल्ड करने की ही सलाह है, और अच्छे अच्छे काफ़ी शानदार जो है रिटर्न आपको मिल सकते हैं सर। तो बने रहिए यहाँ पर आप। दीप्ति भारद्वाज जी कह रही हैं विपुल सर और रवि सर को मेरा राधे राधे। राधे राधे आपको भी। कह रहे हैं मेरे पास शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 68 शेयर हैं 233 रुपये 63 पैसे के भाव पर। सर इसका टारगेट क्या रहेगा प्लीज़ बताएं, एग्जिट करना चाहिए या नहीं? तो SCI के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर, 233 पे इनकी खरीद है, और अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 232 के आसपास ये शेयर अभी
ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सलाह रहेगी सर इनके लिए, दीप्ति जी के लिए? 233 पे लिए हैं, ब्रेक इवन के आसपास ही हैं, अभी होल्ड करें कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए? प्रॉफिट तो खैर नहीं है, अभी ब्रेक इवन में है। नहीं नहीं, होल्ड करें, 240-42 के आसपास आएगा तब प्रॉफिट बुक करेंगे, देन टिल द टाइम होल्ड करें। ठीक, चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, और इतनी तेज़ी के साथ सवालों की संख्या सामने से आती आती कि जब तक सवाल पढ़ते हैं तब तक गायब हो जाता है। कुलदीप राजपूत जी कह रहे हैं जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सर। कह रहे हैं रवि जी मुझे 1 लाख रुपए निवेश करना है, कौन से शेयर में एंट्री लें? अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के आने वाला है, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। कार्यक्रम के आखिर तक आप बने रहिए। और एक सवाल और लेते हैं, फिर हम आईपीओ सेगमेंट की तरफ रुख करेंगे और देखते हैं वहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। SW सोलार के ऊपर सवाल आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, लेकिन अच्छा लिखा हुआ है, राहुल शर्मा जी हैं। विपुल जी और रवि सर को राम राम। राम राम आपको भी। SW सोलर के ऊपर इनका सवाल है, 20 शेयर हैं 544 रुपये के भाव पर। नज़रिया इन्होंने बताया नहीं, जाना आपका नज़रिया जानना चाह रहे हैं ये। चलिए अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है SW सोलार के ऊपर, वो देखने को मिल रहा है करीब 676। हाँ 676, बिल्कुल सही करें आप। तो 675 के आसपास चल रहा है सर, और 544 पे लिए हुए हैं। 100-125 रुपये इनको बन रहे हैं, तब भी टेंशन में लग रहे हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन। अभी आपकी क्या सलाह रहेगी? प्रॉफिट थोड़ा बढ़ने देते हैं, 710 के आसपास के लक्ष्य आते हैं, वहां पर विपुल जी को वापस से तंग करिएगा और फिर पूछिएगा, शायद प्रॉफिट और बढ़ेगा तो विपुल जी को भी आप पार्टी दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ आइए, कार्यक्रम कभी नोएडा विजिट कीजिए हमारे स्टूडियो, तो आपको रवि जी से ही मुलाकात कराएंगे और फिर आप हम दोनों लोगों को पार्टी दे दीजिएगा। चलिए इस बीच टैक्स मैको इंफ्रा पे शेखर नायक जी कह रहे हैं मनी 9 के ऐप पे सवाल का जवाब नहीं मिला। सर अभी इसी कार्यक्रम में टैक्स मैको इंफ्रा अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, अब आप कार्यक्रम एक बार दोबारा देखिएगा, आपको जो है वो उत्तर मिल जाएगा। रितु सिंह चौहान जी कह रही हैं इस चैनल में क्या होता है? मैम इस सवाल का उत्तर तो जो है आपको कार्यक्रम देख करके ही, मुझे लगता है आप पहली बार देख रही हैं, तो कार्यक्रम के साथ बने रहिए, आगे भी आपको पता लग जाएगा इस चैनल में क्या होता है। इस बीच हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे एक सवाल ले लेते हैं, सफ़ीक जी का है, और ये 1-2 महीने होल्ड कर सकते हैं। 34 रुपये पर इन्होंने खरीदे हुए हैं सर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के शेयर, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए लिया है तो बने रहे, अभी तो 38 रुपए चल रहा है, जब तक 35 जो 34 आपने लिया है वही इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, कंटिन्यू रखिए 44 के टारगेट के लिए। 44 के टारगेट के लिए, तो ये सलाह निकल करके आती हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं, वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट का। वाह क्या आईपीओ है। चलिए शौर्य के पास चलते हैं, और हालांकि आज कोई आईपीओ खुला नहीं है, लेकिन आईपीओ खुलेगा कल, मतलब कि कल लिस्टिंग होने वाली है JNK इंडिया को लेकर के। तो सबसे पहले तो ये समझने की उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको क्या उम्मीद करनी चाहिए, किस तरह की रणनीति वहाँ पर होनी चाहिए। शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य बताइए क्या कुछ स्थितियाँ वहाँ पर देखने को मिल रही हैं? जी JNK में ऐसा लग रहा है कि जो रिटेल निवेशक थे उन्हें शायद बिजनेस इतना समझ नहीं आया, क्योंकि B2B बिजनेस था। इस वजह से हमने देखा कि रिटेल का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं हुआ, 4 गुना हुआ, लेकिन QIB को ये शेयर काफ़ी पसंद आ रहा है, तो 74 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। टोटल 28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और क्योंकि QIB ने अच्छा सब्सक्रिप्शन दिया था, इस वजह से हमने देखा है GMP में भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। जो पहले 6% के आसपास का GMP चल रहा था, अब लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 28% से भी ज्यादा का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। सर JNK इंडिया कल लिस्टिंग होनी है इसकी, और रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहा, हालांकि सब्सक्राइब तो हो गया था, लेकिन QIB पोर्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और हमने देखा है जब QIB पोर्शन में बहुत ज़्यादा लोग अग्रेसिव होते हैं तो लिस्टिंग कम से कम अच्छी हो जाती है। यहाँ पर आनंद राठी का कहना है लंबी अवधि के लिए अप्लाई करें, SMIFS का कहना है सब्सक्राइब करें, अरिहंत कैपिटल कह रहा है लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें, और रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करने की सलाह है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? जिन लोगों को कल अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो क्या एक बार लिस्टिंग गेन के लेकर के निकल जाएं, या फिर होल्ड करना चाहिए? दूसरा, जिन लोगों से मिस हो जाती है चीज़ें, वो लोग कितनी भी भाव पर खरीदने लगते हैं, तो क्या इसके प्राइस को चेस करना चाहिए? देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर तो यहाँ पर ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन ये है कि अब जब सब कुछ निकल चुका है तो कुछ बात आपके पास बचता नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इंतजार करना चाहिए ओपनिंग पे। हाँ, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, जिनके पास आए उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल बुक करना चाहिए, क्योंकि
बहुत बड़ा अपवर्ड मोमेंटम नहीं आएगा और स्टॉक एक बार डिप देगा तो लोग को भी ना यहाँ पर खुश होने की जरूरत ना खुश होने की जरूरत नहीं है कि उनको मिला नहीं। मुझे ऐसा लगता है वापस दोबारा आपको डिप पे ये स्टॉक मिलेगा और आईपीओ प्राइस से नीचे मिलेगा, जिससे कि आप वापस से ले सकते हैं। फिलहाल एक बार को खुलने पे प्रॉफिट बुक करने की जरूरत। जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच जो है सॉरी यहाँ पर तो अब कल लिस्टिंग होगी, उसके बाद से हम लोग और स्ट्रेटजी प्लान करेंगे और कल भी हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है वो आने वाले हैं, और ख़ास तौर से स्विगी, क्योंकि जोमेटो एक जब पिटा था तो आईपीओ एक तरीके से टाल दिया गया था उसका, लेकिन अब जोमेटो में भी रिकवरी आई है, उसके बाद से अब स्विगी का उत्साह थोड़ा बढ़ा है। कब तक आने की उम्मीद है और क्या कुछ प्लान है कंपनी का? जी, स्विगी का भी आने में तो टाइम है, लेकिन आईपीओ का साइज बड़ा है, 10,000 करोड़ से अधिक आईपीओ साइज है। इसमें फ्रेश इश्यू होगा 3,750 करोड़ का, और बाकी ऑफर फॉर सेल है, जिसमें जो स्विगी के वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट करने को देख रहे हैं। अभी स्विगी ने डीआरएसपी फाइल करा है, लेकिन उसमें डिस्क्लोज पब्लिक को नहीं करा है। लेकिन अगर इसके पूरे आगे बात करें तो ऑफिस, ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टार्टअप्स को भी आने की बात है। स्टार्टअप को देखने के लिए हमने जब इस साल की शुरुआत में इसको डिस्कस करा था, एक बार रिविजिट कर लेते हैं। देखिए, अगर स्टार्टअप को डिस्कस करना होता है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती, कंसर्न होता है बिजनेस मॉडल कैसे देखें। बिजनेस मॉडल भी ये नहीं पता होता कौन सा अच्छा निकल के आया, क्योंकि इंडस्ट्री धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है, तो किसी को नहीं समझ आ पाता। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की है। पहला, ये जो भी स्टार्टअप है उनके पास कस्टमर्स आ तो रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास कस्टमर्स रुक रहे हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा, कितनी तेजी से आ रहे हैं। फिर कस्टमर्स आने के बाद वो उनसे प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं, उनसे रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे हैं, और क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं, ये चीज देखने की जरूरत होती है। फिर जब साइज बढ़ता है तो आपको देखना पड़ता है स्टार्टअप का पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम है कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, उनके साथ जो डिलीवरी बॉय जुड़े हुए हैं वो उनके साथ कितना बने रहना चाह रहे हैं, उनके एम्प्लॉय से रिलेशंस कैसे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ब्रेक नहीं कर रहे हैं। हमने हाल ही कुछ स्टार्टअप में देखा था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी केसेस आए थे। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरा, ये प्रॉफिटेबिलिटी अगर नेट लेवल पर नहीं है तो कहां पर है, क्या वो ग्रॉस लेवल पर प्रॉफिट है, क्या वो एबिडा लेवल पर पॉजिटिव है। जितना नीचे के लेवल पर कंपनी पॉजिटिव है, उतनी आप उम्मीद जता सकते हैं उतना ही जल्दी से कंपनी प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आ सकती है। बिल्कुल, तो ये तमाम आंकड़े जो है वो स्विगी से जुड़े हुए, और जब ये आईपीओ आएगा तो निश्चित रूप से बड़ा साइज का आईपीओ होगा, और डिटेल में हम लोग इसमें जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कंपनी के कारोबार को और तमाम चीज़ों को लेकर के। सर, बहुत सारे स्टार्टअप्स और नई नई जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनके आईपीओ आने की तैयारी में हैं, कुछ एक गाड़ियों के भी आईपीओ आने वाले हैं इस साल। क्या कुछ उम्मीद करें कि अगर बाजार सपोर्ट करेगा तो प्राइमरी मार्केट गुलजार रहता हुआ दिखाई दे रहा है 2024 में? देखिए, 2024 में एसएमई और मेन बोर्ड आईपीओ की भरमार है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप हो रही है उसके हिसाब से आईपीओ आपको माला माल करेंगे। बस मनी 9 फॉलो करना अगर भूल गए तो सोशल मीडिया के चक्कर में 50 पैसे के स्टॉक खरीदने के चक्कर में पड़े रहेंगे और वहां पर फंसेंगे। तो मुझे लगता है कि आईपीओ मार्केट चमकेगा और उसमें मनी 9 जो है वो आपकी काफी हेल्प करेगा। चलिए, तो ये बिल्कुल जो है मनी 9 पूरी तरीके से तत्पर है अपने दर्शकों की तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, सही मार्गदर्शन करने के लिए, सही जानकारी देने के लिए। शौर्य के पास चलते हैं और आप लोगों को ये भी बता दें कि अगर हाल फिलहाल की कोई लिस्टिंग पर आपका कोई प्रश्न है तो अभी तुरंत भेज दीजिए आईपीओ सेगमेंट में, उनको भी हम डिस्कस करते हैं तो उसको हम डिस्कशन में ले लेंगे। लेकिन शर्त यही है कि वो हाल फिलहाल की लिस्टिंग होनी चाहिए, हाल फिलहाल के आईपीओ होने चाहिए। सॉरी, एनएफओ के बारे में भी हम बातचीत करते हैं इसमें, अब सिर्फ हम आईपीओ के बारे में नहीं बात करते हैं। आज कौन सा एनएफओ डिस्कस करने जा रहे हैं आप? जी, आज एक ऐसा एनएफओ आ रहा है जो मतलब जिसकी थीम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट है। एचडीएफसी का एनएफओ आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग फंड का, और एचडीएफसी 3 थीम्स की वजह से फंड ला रहे हैं। पहला, उसी में कस्टमर बेस बढ़ रहा है, दूसरा चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी आ रही है, तीसरा इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। और इसके लिए काफी स्टेप्स रिसेंट टाइम में लिए गए हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी गतिशक्ति लाई गई, जिसके बाद लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 13 से 14% से सिंगल डिजिट में लाने की उम्मीद है। साथ साथ लेबर लॉज में देखें तो 44 लॉज को 4 कोर्ट्स में डिवाइड करा गया है। उसके बाद जो है पीएलआई स्कीम लाए गए हैं। हालांकि बहुत काम होना है, लेकिन ऐसा लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में इंडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है, और इसी वजह से फंड को भी उम्मीद है कि आगे अच्छी उम्मीद जाएगी। एचडीएफसी के हिसाब से 2030 तक ग्रॉस वैल्यू एडेड के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग 2.8 टाइम्स बढ़ेगा, बल्कि जीडीपी इंडिया के 2 टाइम्स बढ़ेगी, यानी जीडीपी में ज्यादा शेयर भी होता हुआ नजर आएगा। और इसी तरह से एचडीएफसी को डाइवर्स फंड में इसमें इन्वेस्ट करने को देख रहे हैं। कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, अक्रॉस मिड कैप, स्मॉल कैप, मार्केट लार्ज कैप, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का टोटल
मार्केट कैपिटलाइजेशन में 37% का अकाउंट है, तो काफी बड़ा बेस मिल जाता है और कंपनी बॉटम अप स्ट्रेटेजी यूज करके स्टॉक्स को सिलेक्ट करेगी। चलिए, महज 100 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। और ये जो है सेक्टर, ये कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं सर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? और इसमें और ये आजकल हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड नए नए तरीके के फंड लेके आ रहे हैं, खासतौर से थीमेटिक फंड जो हैं, जिसमें हमने देखा कि जब डिफेंस में बाइंग आनी शुरू हुई तो बहुत सारे फंड हाउसेज ने डिफेंस जो है थीम पर जो है फंड अपने लॉन्च किए। अब ये मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के नया फंड आ रहा है, तो वहाँ पर भी काफ़ी क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। और ख़ासतौर से जो लोग घबराते हैं, डरते हैं या मार्केट देखने का उनके पास दिन में समय नहीं है, उनके लिए ये तरीका कितना सुरक्षित और मानते हैं आप? विपुल जी, आपने दो कंट्रोवर्शियल बातें कह दी, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। पहला कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप समय नहीं दे सकते हैं, तो मत करिए स्टॉक मार्केट पे निवेश, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक मार्केट हो। और अगर आप समय दे सकते हैं तो सही सोर्स फाइंड आउट करिए, इसीलिए मैंने मनी 9 का जिक्र किया था। दूसरा, देखिए स्टॉक मार्केट, आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी बने और आप ये भी चाहते हैं कि आपको कुछ मेहनत भी ना करनी पड़े। आपको पता है विपुल जी, अगर विश्व के आंकड़ों को कंपैरिजन किया जाए और खास तौर से भारत के आंकड़ों को कंपैरिजन किया जाए, तो जो हमारी जनता जितना कमाती है उसके सबको पैसा फंड मैनेज करने के लिए मैक्सिमम से 3000 लोग हैं, और जिसमें से टॉप पे जाएंगे तो 300 लोग, और बहुत टॉप पे जाएंगे तो सिर्फ आपको 30 लोग ही नजर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सारी इकोनॉमी उनके ऊपर मूव करती। जो इस तरीके के फंड हैं, मुझे ऐसा लगता है ये फंड बहुत अच्छे हैं, इसीलिए सोचकर आपके लिए लाए जा रहे हैं। बिल्कुल निवेश की रणनीति बनानी चाहिए, लेकिन आप ये सोचकर निवेश की रणनीति नहीं बना सकते कि आपने डाल दिया आप छोड़ दिया। जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास खुद ही जाना पड़ता है, जब कोई केस होता है तो वकील के पास भी जाना पड़ता है, और अगर आपको अपने फंड को बढ़ाना है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर के पास खुद ही जाकर अपने सवाल पूछने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि थीमेटिक फंड अच्छे हैं, लेकिन पूरी जानकारी के साथ निवेश करें, जिससे कि आपके पैसे में जोखिम कम से कम हो सके। जी, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। सर, हमारे एक दर्शक हैं एस बिश्नोई जी, वो कह रहे हैं कि हाल की लिस्टिंग जो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, वो आपकी राय जानना चाहते हैं। और आइनॉक्स इंडिया के शेयर इन्होंने ले रखे हैं। ये कह रहे हैं कि आईपीओ सेगमेंट में वो इन दो पे राय आपकी जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। हालांकि इन्होंने अपना भाव वगैरह कुछ नहीं बताया है, लेकिन इन दो शेयरों पे आपकी राय, आपकी टिप्पणी जानना चाहते हैं। देखिए, जना स्मॉल फाइनेंस इस समय 508 रुपए चल रहा है, और इसके अगर मैं फाइनेंस में जाना चाहूँ तो मुझे लगता है कि आपको दूसरे ऑप्शन ज्यादा अच्छे दिखाई देंगे। फिलहाल लिस्टिंग के बाद अच्छा रहा है स्टॉक। अगर मैं फ्रेश बाय करना हो तो बिल्कुल नहीं करूंगा, अगर है पोजीशन तो एग्जिट करके दूसरे स्टॉक्स पे जाना चाहूंगा, जिसमें कि आप उज्जीवन फाइनेंस आपके पास ऑप्शन है, यूग्रो कैपिटल आपके पास ऑप्शन है। आप इस टाइप के स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। जना फाइनेंस कहीं ना कहीं से ओवरबॉट सिचुएशन में खड़ा हुआ ओवरबॉट सिचुएशन में खड़ा हुआ है। इस बीच एक और दर्शक हमारे हर्षित कुमार जी हैं, उनका भी आईपीओ पे सवाल आया है और ये जानना चाह रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में कि क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है। अभी सर ये भी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। क्या सलाह रहेगी, मुक्का प्रोटीन में फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? 28 रुपए आएगा तब बात करेंगे। 28 रुपये आएगा तब बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल अब वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका शौर्य, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। वाह क्या आईपीओ है। चलिए अब हमारे बारी हो गई है सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की। आप देखते हैं चुन चुन के। चुन चुन के हमारी खास पेशकश, जिसमें कि इस बाजार के अंदर से कुछ महत्वपूर्ण मोती जो है वो ढूंढ करके हमारे एक्सपर्ट लेकर के आते हैं। और जिस तरह के बाजार में, जब ऑलरेडी बाजार में काफ़ी शानदार रैली हो चुकी हो, तब शेयरों को चुनना और भी ज़्यादा मुश्किल और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन इतनी तमाम चीज़ों में पराक्रम जो दिखाते हैं रवि जी, और इसमें इस बाज़ार में भी कुछ अच्छे शेयर वो लेकर के आए हैं। सर 1150 से ज़्यादा लोग आपको इस आखिरी तक वेट कर रहे हैं कि आज चुन चुन के में क्या कुछ जाएगा। तो बताइए सर, लोगों का इंतजार की जो है वो समाप्त करते हैं। देखिए, चुन चुन में आज मैं दो ऐसे शेयर लेकर आया हूं जो आपके पास हो सकते हैं पोर्टफोलियो में, और आप अगर फ्रेश खरीदना चाहते हैं तो भी आप इसकी चाल लंबी करें। पहला स्टॉक है एनटीपीसी। मोमेंटम अच्छा है, पीछे निकला है, पहले भी रिकमेंड किया है, लेकिन करंट लेवल पर दोबारा एंट्री बनती है।
इस समय टारगेट देखते हैं तो 400 रुपए के लक्ष्य इमीडिएट दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है 345 के स्टॉप लॉस से यहां पर एंट्री बनानी चाहिए। दूसरा स्टॉक है अशोक लेलैंड। याद हो आपको 172 पे भी रिकमेंड किया था, लेकिन फ्रेश एंट्री आज 184 पर फिर से बन रही है, क्योंकि अब इसके टारगेट इंक्रीज होकर 220 के लक्ष्य यहां पर दिखाएंगे। तो मुझे लगता है 165 के स्टॉप लॉस से ये दो काउंटर आप अपने इस पोर्टफोलियो में ऐड कर कर चार चांद लगा सकते हैं। चार चांद लगा सकते हैं। दो अलग अलग क्षेत्र की कंपनियां, अशोक लेलैंड पे खरीदने की सलाह। यहाँ पर काफ़ी लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा है, लेकिन अब रवि जी को लग रहा है कि इसके चलने का वक्त आ चुका है और अब ये जो है इस रफ्तार में 220 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मौजूदा स्तरों से करीब 19 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह आपको दी जा रही है। 165 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और आगे जो है ये 220 रुपये तक के स्तर आपको दिखा सकता है। आज की दूसरी कंपनी जहां पर खरीदारी की सलाह यहां पर दी गई है और वो है ऊर्जा क्षेत्र से भरपूर जो है एनटीपीसी। और लगातार पावर सेक्टर पे हमने आज कार्यक्रम में काफ़ी सारी बातचीत भी की और जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, पावर कंजम्पशन की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। खरीद के चलिए एनटीपीसी, पहले भी रिकमेंड किया गया है, करंट लेवल पे फिर से आकर्षक लग रहा है। 40 रुपये 41 रुपये ऊपर का लक्ष्य, 400 रुपये का, और आपको एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। 3, 4, 5 नंबर भी बड़ा अच्छा ढूंढा है पूरे एकदम सीरीज के अंदर। 3, 4, 5 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। चलिए फिलहाल अब जो है कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त हो रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप लोग लक्ष्य ध्यान में रखते हैं तो स्टॉप लॉस भी रवि जी ने ही दिए हैं, उसको भी मजबूती के साथ फॉलो कीजिए ताकि किसी तरह की कोई गिरावट, कोई अनहोनी घटना दुनिया जहान में कहीं पर हो तो आपका जो निवेश है, आपका जो नुकसान है वो कम से कम हो, निवेश सुरक्षित रहे। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप जुड़े और बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्नों आपने उत्तर दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बस आप लोग अपना प्यार देते रहिए, जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करिए मेरी कोशिश यही होगी कि अच्छे अच्छे स्टॉक आपको देता रहूं। हालांकि मेरी कंपनी के सजेशंस ऐसे गए हुए हैं, लेकिन पर्सनल मैंने कोई भी पोजीशन इन पर नहीं ले रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बैकग्राउंड बड़ा खूबसूरत लग रहा है सर, आपके ऑफिस का, तो बड़ी मतलब एनर्जी आ रही है पीछे से, पॉजिटिव एनर्जी जिसे कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शकों के सवाल छूट गए हैं तो उनसे हम माफ़ी चाहेंगे। कोशिश रहती है कि आखिर तक सवाल आपके शामिल करते रहें, लेकिन बड़ी संख्या में आप लोग जुड़ते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कल 1 से 2 में आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य लें। अरुण केजरीवाल जी, कल हम कोशिश करेंगे कि उनको शामिल किया जाए कार्यक्रम में, तो कल 1 बजे उनके साथ चर्चा करेंगे। और हाँ, सारे सवाल अगर यहाँ पे जवाब नहीं मिल पा रहे हैं तो आपके पास एक और तरीका है सवाल पूछने का, और वो है मनी9 का ऐप। जी हाँ, मनी9 के ऐप में कैसे सवाल पूछना है ये जरा अरुण मंत्री जी बता रहे हैं, जरा उनको सुन लीजिए, मुझे याद दे दीजिए। नमस्कार, और मनी9 के साथ लगातार बने रहिए।